हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका से बोली जाएगी। इस डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, वास्तव में सामाजिक भलाई है क्या? मैं तो इसे समाज की समृद्धता ही समझता हूँ। यदि ऐसा है तो इसमें वे सभी चीज़ें आ गई जो एक व्यक्ति सोच सकता है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। इस तरह यह प्रश्न मानव कार्य प्रणाली और मानव संबंध के सारे क्षेत्र को ढक लेता है। फिर भी यह व्यापक अर्थ कभी इसके साथ लगाया नहीं जाता और अमहीन शब्दों को बहुत ही अधिक सीमित अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। सामाजिक नेता या कार्यकर्ता अधिकतर अपने को ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए समझते हैं जो राजनीतिक कार्य और आर्थिक सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है। वह पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, रोग और गंदगी के खिलाफ संघर्ष करेंगे, बेकारी और वेश्यावृत्ति को मिटाने की कोशिश करेंगे, वर्तमान अनिति में कमी कराने के लिए वे न्याय में भी परिवर्तन कराने का प्रयत्न करेंगे, पर वे समस्या के मूल तक कभी न जाएंगे, क्योंकि वर्तमान समाज के स्वरूप को जैसे का तैसा स्वीकार कर वे उसके महान अन्यायों को हल्का करने में प्रयत्नशील रहते हैं। हम उस महिला पर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं जो यदा कदा गंदी बस्तियों में जाकर दान पुण्य आदि करके अपनी अंतरात्मा को हल्का करना चाहती है। समस्या पर इस तरह ध्यान करने वाले जितने भी कम मिले उतना ही अच्छा है। पर ऊपर जिस संकुचित रास्ते का वर्णन किया जा चुका है, उसी तरह अपने सहयोगियों की सेवा में लगे हुए आदमियों की संख्या काफ़ी है। वे काफ़ी अच्छा काम करते हैं और उससे वे दूसरों को चाहे विशेष लाभ पहुंचाए या न पहुंचाए, स्वयं हुए अनुशासन में दक्ष हो जाते हैं। पर मुझे यह मालूम होता है कि इस अच्छे काम का ज़्यादा भाग बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यह तो समस्या की सतह को ही स्पष्ट करता है। सामाजिक कुरीतियों का एक इतिहास और एक पृष्ठभूमि है। उसकी जड़ हमारे अतीत में है और हम जिस आर्थिक ढांचे में रहते हैं उससे उसका प्रगाढ़ संबंध है। उनमें से कई तो उसी आर्थिक प्रणाली के स्पष्ट परिणाम हैं और अन्य कई धार्मिक कट्टरता और हानिप्रद रीति रस्मों से पैदा हुई हैं। अतः सामाजिक भलाई की समस्या पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने में हम अनिवार्यतः बुराइयों की जड़ों में पहुंचकर उनका कारण जानने की कोशिश करेंगे। हमें सत्य के गहरे कूप में देख सकने और साफ साफ कह सकने का साहस होना चाहिए। अगर हम धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र को नज़रअंदाज करें तो हम सतह पर ही रहेंगे और हमें न तो आदर ही प्राप्त होगा और न
उसका कोई परिणाम ही हो सकेगा। लगभग 2 वर्ष से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण समिति से मेरा संबंध रहा है और मेरे अंदर यह विश्वास पैदा होता गया है कि किसी भी समस्या को अलग करके उसका हल निकाल सकना संभव नहीं है। सभी समस्याएं साथ संबंध है और वे ज़्यादातर आर्थिक ढांचे पर आश्रित हैं। सभापति महोदय, सीमित अर्थ में यही बात सामाजिक समस्याओं पर भी लागू होती है। हाल में निर्माण समिति ने अपनी उप समिति की उस रिपोर्ट पर विचार किया था जिसमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में महिलाओं के स्थान के बारे में चर्चा की गई थी। इस उप समिति ने सामाजिक समस्याओं पर अच्छी तरह विचार किया था। अपने कार्य के दौरान उसे बराबर राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक पहलुओं का सामना करना पड़ता था। यह कह सकना सरल नहीं है कि रक्षित धार्मिक या रक्षित आर्थिक स्वार्थों में किस पर ध्यान करना अधिक कठिन है। ये दोनों ही स्वार्थ स्थिति को ज्यों का त्यों रखने के पक्ष में हैं और परिवर्तन के विरोधी हैं। इस तरह एक सच्चे सुधारक का काम वास्तव में बहुत जटिल है। इसके पहले कि हम किसी विशेष सुधार का प्रारंभ करें, यह अत्यावश्यक है कि हम यह समझें कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस प्रकार के समाज की स्थापना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि अगर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें सभी बालिकाओं को काम और सुरक्षा का आश्वासन हो, जिसमें युवकों के लिए शिक्षा का समुचित प्रबंध हो, जिसमें जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं का व्यापक वितरण हो और जिसमें आत्मिक विकास के लिए किसी अंश तक स्वतंत्रता हो, तो यह स्वयं हमारी कई समस्याओं को सुलझा देगी और उससे तत्काल बुराइयों की कमी हो जाएगी और मानव संबंधों में कहीं अधिकतर बेहतर सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या पर सभी मोर्चों द्वारा हमला किया जाए और संभव है कि तथाकथित धार्मिक मोर्चे पर सबसे बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो। जहाँ तक धर्म का संबंध है, उसके स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, पर ऐसे अनेक नियम और उपनियम हैं जिन्हें धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है। उन पर जब किसी प्रकार की आंच आती दिखाई देगी तो धर्म के ठेकेदार बड़ा गंभीर विरोध करेंगे। विरासत, विवाह और तलाक को विभिन्न संप्रदायों में व्यक्तिगत कानून का अंग समझा जाता है और इसी व्यक्तिगत कानून को धर्म का अंग समझा जाता है। यह साफ है कि ऊपर से किसी प्रकार से परिवर्तन समाज पर लादा नहीं जा सकता। इसीलिए तत्कालीन सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह जनमत को इस तरह शिक्षित करे कि वह आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार कर ले। संदेह को दूर करने के लिए यह साफ तौर पर बतला दिया जाना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन जनता के किसी समुदाय पर बलपूर्वक नहीं लादा जाएगा। इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी और कानून का उपयोग करने में किसी प्रकार की एकरूपता की स्थापना न हो सकेगी। पर साथ ही दूसरा रास्ता यानी परिवर्तन को बलपूर्वक लाद देना तो और भी कई दुर्भावनाओं को पैदा कर देगा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि सारे हिंदुस्तान के लिए
एक नागरिक कानून प्रणाली होनी चाहिए। सरकार को इसके लिए प्रचार जारी रखना चाहिए। बड़ी भारी आवश्यकता इस बात की है। धन्यवाद।